दोस्तों, आज हम कुख्यात हिंदू विरोधी और वामपंथी प्रोपेगेंडिस्ट अनुराग कश्यप की नई फिल्म चोक्ड पैसा बोलता है का रिव्यू करने वाले हैं। आज दोपहर को 12:30 बजे नेटफ्लिक्स पर फिल्म रिलीज हुई और मैंने रिलीज होते ही तुरंत दोपहर को इसे देखकर कंप्लीट कर लिया। इसे तुरंत देखने का एक कारण ये भी है कि ये नोटबंदी पर आधारित फिल्म थी और अनुराग कश्यप ने बनाई है, तो मैं ये देखना चाह रहा था कि नोटबंदी को विफल साबित करने के लिए और मोदी जी के प्रति जो नफरत भरी हुई है अनुराग कश्यप जी के अंदर, उसे दिखाने के लिए वे किस हद तक जाते हैं इस बार इस फिल्म में, ये मैं देखना चाह रहा था। इसलिए तुरंत मैंने इसे दोपहर को देखा और जैसा कि मैंने सोचा था बिल्कुल फिल्म वैसे ही निकली। इस फिल्म को देखकर तुरंत हमें पता चलता है कि अनुराग कश्यप जी मोदी नाम से कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। ऐसा लग रहा था जैसे अनुराग कश्यप जी ने पूरा टमाटर की तरह लाल भुन होकर ऐसे अंदर से जल जल कर इस फिल्म को बनाया है। अनुराग कश्यप जी, यार इतनी जलन अच्छी नहीं होती है, हमें आपके स्वास्थ्य की बहुत चिंता है, क्योंकि आप हो गए या कुणाल कामरा हो गए या रवीश जी हो गए, आप सबका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है मोदी जी को दोबारा इतने बहुमत से जिताने में। आप सबका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो आपके स्वास्थ्य की हमें बहुत चिंता है। और वैसे भी जो आपके मित्र हैं कुणाल कामरा जी, वे दिन रात सोते जाते जागते उठते बैठते बस मोदी जी का जाप करते हैं। टी शर्ट भी वो वही पहनते हैं, वाह मोदी जी वाह वाली। अभी कैरी को रोस्ट करने के लिए भी उन्होंने जो टी शर्ट पहना था, मतलब जो कार्टून कैरेक्टर बनाया था, उसको भी उन्होंने वही टी शर्ट पहनाया, वाह मोदी जी वाह वाला। और उन्होंने उसमें बहुत उपदेश दिए हैं गाली ना देने के, गाली देने से कितने नुकसान होते हैं, गाली देना कैसे गंदी बात है वगैरह वगैरह। तो मैं चाहता हूँ कि कुणाल कामरा जी अनुराग कश्यप जी को भी थोड़े से उपदेश दे दे गाली के संदर्भ में, या अनुराग कश्यप जी आप ही कुछ कुणाल कामरा जी से सीख ले लीजिए, क्योंकि आपकी फिल्में देख देख कर ही जो नई जनरेशन है वो काफ़ी सारी नई नई गालियाँ सीखती है। इसी वजह से मैंने कुणाल कामरा जी का ये विषय यहाँ पर निकाला। चलिए चोक्ड की बात करते हैं। कहानी की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही गरीब परिवार की ये कहानी है। सरिता और सुशांत ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों जिस फ्लैट में रहते हैं, जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ पर चोकअप की बहुत बड़ी समस्या है। पूरी वो जो ड्रेनेज का पाइप है पीछे उनके घर के, वो पूरा चोकअप हो गया है, बार बार ये समस्या आती रहती है। तो ये जो सरिता और सुशांत जिस फ्लैट में रहते हैं वो इतना ज़्यादा गंदा है कि उनके किचन का जो सिंक है उसके नीचे जो ड्रेनेज का पाइप है वहाँ से वो काला बदबूदार पानी निकलते जाता है, पर जैसे उन्हें कुछ उससे परेशानी नहीं हो, कुछ जैसे उनके लिए जैसे वो बहुत आम बात हो, उनके लिए उसको अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों के लिए बस जैसे आम बात हो ऐसे लगता है। फिल्म में इस प्रकार से दिखाया गया है। तो जो सुशांत है वो बेरोज़गार है, हर 5-6 महीने वो अपनी जॉब बदलता रहता है, किसी भी एक जॉब पर उसका ध्यान नहीं है, मन नहीं लग रहा उसका। दूसरी तरफ जो सरिता का कैरेक्टर है वो एक सरकारी बैंक में कैशियर की जॉब करती है पिछले कई सालों से। और सरिता का सपना था कुछ साल पहले सिंगर बनने का, और जो सुशांत है उसका म्यूजिशियन बनने का सपना था, वो गिटार बजाता था। पर एक रियलिटी शो में जब सामने अचानक से इतनी सारी ऑडियंस जजेस वगैरह को सरिता देखती है तो वहाँ पर वो कुछ गा ही नहीं पाती। इस वजह से सरिता का और सुशांत का ये सपना टूट जाता है सिंगर और म्यूजिशियन बनने का। और उसके बाद में फिर ये दोनों ही अपने परिवार को जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका एक बेटा भी है जो उन दोनों के बीच में बस मैसेज इधर उधर करने का घर में काम करता है। अब सुशांत के पास जॉब तो होती नहीं, इस वजह से वो घर में कुछ हेल्प नहीं कर पाता, तो सरिता ही घर का सारा खर्चा चलाती है, उसकी जो सरकारी नौकरी है उससे। और इस वजह से सुशांत अपनी पत्नी के सामने एक प्रकार से दबकर रहता है, ऐसा हमें फिल्म देखकर लगता है। बाहर तो उसके मित्र जब उसे पत्नी कहकर चिढ़ाते हैं, यानी वो दिन भर घर पर ही पड़ा रहता है, इस वजह से उसके मित्र उसे पत्नी कहकर चिढ़ाते हैं, तो वहाँ पर तो अपना काफ़ी गुस्सा दिखाता है। पर घर में जब वो आता है तो पत्नी के सामने वो बिल्कुल शांत रहता है। वहाँ पर उसकी पत्नी कई बार उसे टोंट भी मारती है, कई सारी अपमानजनक बातें भी कहती है, पर उन बातों को, उन झगड़ों को वो आगे नहीं बढ़ाता है सुशांत। वहाँ पर वो पत्नी के सामने दबा हुआ है, ऐसा फिल्म देखकर हमें लगता है। तो ये जो भी उनके बीच में ये जो नोक झोंक झगड़े वगैरह चलते रहते हैं उसमें कुछ ज़्यादा हमारा इंटरेस्ट बनता नहीं, क्योंकि फिल्म का वैसे भी जो पूरा का पूरा फोकस है वो नोटबंदी कैसे विफल थी ये दिखाने पर ही था, और मोदी जी को लेकर जरा एक सार्कास्टिक वे में थोड़ा सा तंज कसने पर, कटाक्ष कसने पर मोदी जी पर फिल्म का पूरा फोकस था। जैसे एक सीन में सरिता और सुशांत टीवी के सामने बैठकर आलू की सब्जी खा रहे होते हैं, तो सुशांत कहता है, यार तुम हफ्ते में 3 बार आलू की सब्जी बनाती हो, बार बार वही सब्जी बनाती हो, कुछ अलग बनाया करो, पनीर वगैरह बनाया करो। और इस सीन के समय बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली एक न्यूज चल रही होती है। वो देखिए 3-3.5 साल पहले अल्पेश ठाकुर ने एक बात कही थी कि यार ये जो मोदी जी है ना, हमारी तरह काले थे पहले, पर अब वो रोज 4 लाख रुपए के मशरूम खाते हैं, 80-80 हज़ार के 5 मशरूम मोदी जी खाते हैं, और इसलिए वो गोरे बन गए हैं। इसके बाद में काफ़ी सारे न्यूज़ चैनल्स ने वो ये लाइन चलाई थी कि भाई मशरूम खाओ मोदी बन जाओ, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ।
और उस सीन के समय भी कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में ये लाइन हमें सुनाई देती रहती है। काफ़ी बार ये लाइन बार बार रिपीट की गई है, मशरूम खाओ मोदी बन जाओ। यानी एक गरीब परिवार कैसे हफ्ते में 3 बार आलू की सब्जी खाता है, और इधर मोदी जी देखिए रोज 4 लाख रुपए के मशरूम खाते हैं। ये अनुराग कश्यप जी शायद उस सीन के जरिए दिखाना चाहते थे। अनुराग कश्यप जी सीरियसली मतलब मोदी जी पर कटाक्ष करने के लिए, तंज कसने के लिए, विरोध करने के लिए आपको इतनी चीप हरकतें करनी पड़ रही है यार, इससे बहुत बेटर कर सकते हो आप। देखिए वो कुछ महीने पहले आपने टेररिस्ट होम मिनिस्टर, टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर, इस प्रकार के हैशटैग चलाए थे, और मोदी और अमित शाह आतंकवादी है, ऐसे कई सारे ट्वीट्स वगैरह आपने किए थे, और हिंदुओं को तो आतंकवादी आप काफ़ी लंबे समय से कहते आ रहे हैं। तो यार बहुत बेटर वे में आप क्रिटिसाइज कर सकते हो। ये इतना आपको चीप हरकतें करनी पड़ रही है मोदी जी का विरोध करने के लिए, ये देखकर मुझे सच में बहुत दुख हुआ। और देखिए मैं आपका हितैषी हूँ, आपकी बहुत चिंता है हमें, इसलिए आपके हित की एक बात बताता हूँ। देखिए लोग अब इस प्रोपेगेंडा को समझ गए हैं यार, मतलब एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है, इस वजह से उन पर ऐसे पर्सनल अटैक्स किए जाते हैं उनके सूट को लेकर या उनके खाने को लेकर। ये लोग अब समझ गए हैं इस सब प्रोपेगेंडा को, इस सब झूठ को। लोगों ने ये भी देखा कि मोदी जी के जिस सूट को लेकर इतनी आलोचना हुई, उसकी जब नीलामी की गई, उससे जो 4.5 करोड़ आए वो गंगा सफाई में कैसे लगा दिए गए, लोग सब देख रहे हैं। और ये 4 लाख रुपए के मशरूम, मतलब सीरियसली ये सब ये ऐसे आपको ये करना पड़ रहा है मोदी जी का विरोध करने के लिए। कल को कोई कहेगा कि ये जो व्हाइट टाइगर होते हैं ना, इन्होंने भी 4 लाख के मशरूम खाए थे इसलिए वो व्हाइट बन गए तो ये सब बहुत चीप लगता है यार। और अगली बार जब आप फिल्म बनाओगे तो और अच्छे से आप ट्राई करिएगा। हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। चलिए अब हम कहानी के बारे में बात करते हैं। अभी जो सरिता है उसे एक रात अचानक से उसके किचन के सिंक के नीचे का जो ड्रेनेज का पाइप है उसमें से प्लास्टिक के पन्नी में लपेटे हुए 500 और 1000 के नोटों के कुछ बंडल मिलते हैं। इसके बाद भी सरिता को कई बार वहां से ये नोटों के बंडल मिलते जाते हैं, क्योंकि उनके घर के ऊपर का जो फ्लैट है वहां पर एक एमएलए का पीए ब्लैक मनी रखता है, और वो इस ब्लैक मनी को प्लास्टिक की पन्नों में लपेट कर ड्रेनेज के पाइप में डालते रहता है। इसलिए वो ड्रेनेज का पाइप चोकअप हो जाता है। फिर वहाँ पर प्लम्बर आता है, वो उस ड्रेनेज के पाइप को एक जॉइंट लगाता है और वहाँ के पानी को दूसरे पाइप में डाइवर्ट कर देता है, और इसलिए फिर सरिता के इस सिंक के नीचे से ये पैसे आते रहते हैं। अब इसके बाद में हो जाती है नोटबंदी। पर फिल्म में ये बताया गया कि वो जो एमएलए है उसे पहले ही पता था नोटबंदी के बारे में, इसलिए उसने अपने सारे नोट बदलवा लिए थे। इसलिए नोटबंदी के बाद उस पाइप में से 2000 के जो नए नोट है उसके बंडल भी सिंक में से आते हैं। इसके अलावा फिल्म में जियो और पेटीएम इन दोनों को भी नोटबंदी का ही प्रोडक्ट बताया है। फिल्म में एक 2 नंबर का काम करने वाला कैरेक्टर है, वो एक सीन में कहता है कि यार देखो नोटबंदी 50 साल में एक बार होती है। यानी उसका ये कहना था उस सीन में कि 50 साल में एक बार ये अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। इस वजह से देखो कितने लोगों की लाइफ बन गई है, जियो और पेटीएम लॉन्च हो गया है। अब हमारी पहचान इतनी बड़ी तो नहीं है, पर इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि हम लाइन में खड़े हो जाए। ये इस सीन के जरिए जियो और पेटीएम को नोटबंदी का प्रोडक्ट बताया गया है। इसके साथ ही बैंकों में अफरा तफरी मची हुई है, लोग एक दूसरे के ऊपर कूद रहे हैं, जान के लाले पड़े हुए हैं, वगैरह वगैरह बातों को उन्होंने फिल्म में बहुत ही ज़्यादा एग्जेजरेट करके बड़ा चढ़ाकर दिखाया है। और देखिए नोटबंदी के समय भी ये जितनी भी वामपंथी मीडिया है उन्होंने नोटबंदी को विफल साबित करने के लिए कई सारी झूठी खबरें भी फैलाई थी, प्रोपेगेंडा भी फैलाया था। जैसे कि कई लोगों की मृत्यु जो किसी और कारण से हुई थी उनको भी नोटबंदी के साथ में जोड़कर उन्होंने नोटबंदी को विफल साबित करने की पुरजोर कोशिश की थी। हालांकि वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे और पूरा देश मोदी जी के साथ में उस समय खड़ा हो गया था। कई सारे लोग जो लाइन में लोग खड़े थे उनको पानी बांट रहे थे, खाने पीने का सामान बांट रहे थे, बिस्किट बांट रहे थे, अपनी अपनी तरफ से वे देश की सेवा कर रहे थे। पर इस फिल्म में जो मोदी जी का सपोर्ट वगैरह जो कैरेक्टर्स करते हुए हमें दिखाई भी देते हैं तो एक प्रकार से उनको भोंदू टाइप ऐसा, मतलब एक मजाक, वो सीन भी एक प्रकार से कटाक्ष करते हुए या सार्केज्म वाले सीन्स उनको हम कह सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार देखो मोदी जी ने देश के लिए कितना किया है, घर छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, हिमालय में चले गए। यानी इन बातों को बताकर ये दिखाने की कोशिश की कि देखो मोदी जी ने तो जैसे दूसरा कुछ किया ही नहीं है, हिमालय चले गए, पत्नी को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया। इन बातों को लेकर ही ये जो भक्त होते हैं, ये जो मोदी जी को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, वो उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं। ये एक प्रकार से कटाक्ष करने की मोदी जी पर उन्होंने कोशिश की है। और ये मैं यही कहूँगा अनुराग जी को, यार ये चीप हरकतें छोड़ दीजिए आप। पूरा देश देख रहा है क्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या विकास हुआ है, या शौचालय से लेकर के, बिजली से लेकर के, सड़क से लेकर के, रेलवे से लेकर के, कोई भी सुरक्षा जो भी देश का कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, हर क्षेत्र में विकास होते हुए देश देख रहा है। तो प्लीज़ प्रोपेगेंडा फैलाना भी है तो कुछ बेटर वे में करिए आप ये सब। और इन वामपंथी और लिबरल्स की हिपोक्रेसी आप देखिए दोस्तों। शाहीन बाग में
सीए विरोध के नाम पर दिसंबर जनवरी की कड़कड़ाती भयानक ठंडी में महिला और बच्चों को वहां पर खुले में बिठाया गया था, वो भी करीब 2.5 से 3 महीने तक। जनवरी दिसंबर की कड़कड़ाती ठंडी थी, उसमें एक 4 महीने की बच्ची की मृत्यु तक हो गई थी। पर इन बातों को उन्होंने एक प्रकार से दबाने की कोशिश की, इन पर कोई ज़्यादा चर्चा वगैरह हुई नहीं। पर दूसरी तरफ इनका ये कहना था कि 2-3 घंटे या 4-5 घंटे लोगों को लाइन में खड़े होने पड़ा था, उस वजह से पूरे देश में लोगों की मृत्यु हो रही थी। ऐसा एक नोटबंदी का दृश्य उन्होंने देश के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। देखिए, ऐसी बात नहीं कि नोटबंदी के समय कुछ लोगों ने ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल, काफ़ी सारे जो करप्ट लोग थे, जो करप्ट राजनेता थे, उन्होंने हर तरीके से हथकंडे अपनाने की कोशिश की। अपने जान पहचान वाले या कमीशन देकर वगैरह अपने पैसे उन्होंने ब्लैक से व्हाइट करने की कोशिश की। ये सब हमने देखा। पर इस फिल्म का उद्देश्य उन करप्ट लोगों को, करप्ट राजनेताओं को एक्सपोज करना हमें नहीं लगता है। नोटबंदी के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल फिल्म बन सकती है। ये स्वतंत्र भारत का कितना बड़ा फैसला था, कितनी सारी बातें। आज भी कई सारे राजनेता, नोटबंदी के नाम से ही उनके पेट में दर्द होता है और वो दर्द हम स्पष्ट रूप में उनके चेहरे पर देख सकते हैं। तो कितनी पावरफुल फिल्म बनाई जा सकती है नोटबंदी पर ये अनुराग कश्यप जी ने बस पूरी फिल्म में वो जैसे अपने प्रोपेगेंडा को ही उन्होंने महत्व दिया है। नोटबंदी के विषय के अलावा फिल्म में सरिता, सुशांत, उनका बेटा, उनके पड़ोसी, बैंक के दूसरे एम्प्लॉयज़, ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स तो है फिल्म में, पर किसी को भी देखने में, जानने में, समझने में हमारी कोई रुचि बनती ही नहीं है। उल्टा कुछ कैरेक्टर्स तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। उनका वो चिल्ला चिल्ला कर बात करना, ज़बरदस्ती का वो रोने का ढोंग करना, या उनके वो विचित्र से डायलॉग्स, किसी भी कैरेक्टर से हम जुड़ ही नहीं पाते। पर एक बात की मुझे खुशी है कि अनुराग कश्यप जी जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, वे अभी ऐसी फिल्में बना रहे हैं जैसे कि ये हो गई, या फिर बेताल, या पाताल लोक, या फिर घूल, लैला, द फैमिली मैन वगैरह वगैरह, जो भी कंटेंट OTT प्लेटफॉर्म्स पर आ रहा है, ये लोग ऐसे फिल्में या वेब सीरीज़ बनाकर खुद ही अपनी सच्चाई लोगों के सामने रख रहे हैं, खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। मैं चोक्ड पैसा बोलता है को दूंगा 1 आउट ऑफ 10 स्टार्स। 1 स्टार सुशांत के कैरेक्टर के लिए। वो कैरेक्टर और वो एक्टर दोनों मुझे फिल्म में पसंद आए। और पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो देखिए, फिल्म में कोई सेक्स या न्यूडिटी नहीं थी, कोई वायलेंस भी नहीं है, ड्रिंक या स्मोक भी फिल्म में नहीं था। हाँ, गाली गलौज कुछ सीन्स में कुछ गालियाँ हमें देखने को मिलती है, पर इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप इस फिल्म को परिवार के साथ में देख सकते हैं। मैं तो कहूँगा इससे दूरी रहे तो अच्छा है, पर फिर भी अगर आपको देखनी तो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपने फिल्म देखी तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।